हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कुत्तों ने 4 दिन के बच्चे को खा लिया। तेलंगाना के वरंगल हॉस्पिटल में दिल दहला देने वाला वाकया। तेलंगाना के एक मशहूर सरकारी हॉस्पिटल में आवारा कुत्तों ने एक नौज़ादा बच्चे को खा लिया। यह अफसोसनाक वाकया वरंगल के मशहूर MGM हॉस्पिटल में जुमे को पेश आया, जहां हॉस्पिटल के अहाते में 4 दिन के नौज़ादा बच्चे को आवारा कुत्तों ने खा लिया। हॉस्पिटल में तैनात पुलिस अमले ने हॉस्पिटल के वीरान मुकाम पर आवारा कुत्तों को नौमौलूद को खाते हुए पाया और इनको भगा दिया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि नौज़ादा जिंदा था या मुर्दा और इस मुकाम पर कैसे आया। कुत्ते चूंकि जिस्म के निचले हिस्से को खा गए थे, इसलिए यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि नौज़ादा लड़का था या लड़की। पुलिस ने मश्कशुदा लाश को पोस्टमार्टम के लिए MGM हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज कर दिया है। पुलिस हॉस्पिटल के CCTV फुटेज की जांच कर रही है और इस बात की जांच कर रही है कि आया किसी ने नौज़ादा को हॉस्पिटल में छोड़ दिया था या कुत्तों ने हॉस्पिटल से नौज़ादा को उठाया था। आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा, हरीश राव ने कहा। BRS के साबिक़ वज़ीर T हरीश राव ने कहा कि अगरचे रियासत में आवारा कुत्तों के हमलों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि कांग्रेस हुकूमत कम से कम राहत कार्य के इक़दाम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों के खिलाफ हाई कोर्ट की वार्निंग के बावजूद कांग्रेस हुकूमत नींद से नहीं जागी है। हरीश राव ने अपने बयान में कहा कि यह गैर इंसानी बात है कि वरंगल के MGM हॉस्पिटल में कल एक बच्ची की लाश को कुत्तों के खा जाने जैसे दिलखराश वाक़या पेश आया। इसे देखकर भी हुकूमत हरकत में नहीं आई। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके नारसंगी में एक और माजूर बच्चे पर कुत्ते का हमला। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में कुत्ते के हमले से जख्मी होने वाली 4 साला बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। 8 महीने में कुत्तों के काटने के 343 वाक़यात पेश आए हैं। इन वाक़यात से लोगों में खौफ और हिरास फैल रहा है। दूसरी जानिब बच्चों पर कुत्तों के हमले मामूल बनते जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने हाल ही में हाई कोर्ट को बताया कि रियासत में 3,79,156 आवारा कुत्ते हैं, लेकिन हरीश राव ने कहा कि लोग समझते हैं कि इनकी तादाद दुगनी है। शास्त्रीपुरम के बाम रुकनुद्दौला तालाब के पास इन्हदामी कार्रवाई। एहतजाज करने पर मजलिस के रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन और कॉरपोरेटर्स हुए गिरफ्तार। शास्त्रीपुरम किंग्स कॉलोनी में बाम रुकनुद्दौला तालाब के करीब हाइड्रा और EVDM के हुक्काम ने बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाई की। कई मकानात को मुनहदम किया गया। प्लॉटिंग करके बाउंड्रीज वहां तामीर की गई थी। इसको भी हुक्काम ने पुलिस की भारी जमीयत की मौजूदगी में मिसमार कर दिया। अलग सुबह से यह कार्रवाई शुरू की गई जो घंटों जारी रही। 5-5 मंजिला इमारतों को भी मुकम्मल तोड़ दिया गया। इस इलाके का घेराव करते हुए क्रेनें और दूसरे आलात तलब करते हुए इन्हदामी कार्रवाई की गई। इत्तला मिलते ही बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन और मजलिस के कॉरपोरेटर्स वहां पहुंच गए। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेते हुए वहां से इन्हें मुंतकिल कर दिया और इन्हदामी कार्रवाई मुकम्मल की। हुक्काम का कहना है कि तालाब की अराजी पर गैर कानूनी तरीके से वेंचर को डेवलप किया गया। 10 एकड़ से ज़ायद अराजी पर कब्जा करते हुए लेआउट बनाया गया। इस सिलसिले में अदालत में भी मुकदमा ज़ेर दौरान है, इसलिए आज ये इन्हदामी कार्रवाई की गई। गैर कानूनी वेंचर डेवलप करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्काम ने इंतबाह दिया है। दूसरी जानिब आज शाम में हिरासत से रिहा होने के बाद मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि नोटिस दिए बगैर मकानात को मुनहदम करना दुरुस्त नहीं है। आज ऐसा महसूस हुआ कि तेलंगाना में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है। उन्होंने ये भी बताया कि अवाम की जानिब से शिकायत मिलने के बाद वो और मजलिस के कॉरपोरेटर्स वहां ओहदेदारों से बात करने के लिए गए थे। इन्हें और मजलिस के कॉरपोरेटर्स और कारकुनों को हिरासत में लेते हुए रंगारेड्डी के कशमापेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। मोहम्मद मुबीन ने बताया कि गरीब लोग बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद मकानात तामीर करते हैं। अगर हुकूमत के पास इत्तला थी कि कब्जे करते हुए लेआउट को डेवलप किया जा रहा है तो उसी वक्त कार्रवाई करते हुए इसको रोका जाना चाहिए था। अब गरीबों की जानिब से मकानात की तामीर के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी दौरान हेड्रा की जानिब से चंदानगर में भी तालाब पर लेआउट डेवलप करने पर वहां भी हफ्ते के दिन इन्हदामी कार्रवाई की गई। श्रीलिंगमपल्ली वैशाली नगर में भी 3 मकानात को मुनहदम किया गया। बीवी का कत्ल करने के बाद नाश को लेकर शोहर उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंच गया। हैदराबाद में एक शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल ले आया। ये वाक़या शहर के हुमायूं नगर के लक्ष्मी नगर का है, जहां मोहम्मद हसन नामी शख्स ने अपनी बीवी अस्मा बेगम का चाकू से गला काटकर कत्ल कर दिया और नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल ले आया। सिक्योरिटी गार्ड ने शुबा की बुनियाद पर इस शख्स से मामला दरियाफ्त किया तो इसने बताया कि कचरे में इसकी बीवी की लाश बरामद हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने इस शख्स को डराकर हक़ाइक़ मालूम करने की कोशिश की तो इसने बताया कि वो खुद ही बीवी का कत्ल कर दिया है और इसने अपनी जेब से चाकू भी निकाली, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। इस दौरान मतूफी के रिश्तेदारों ने कातिल को हॉस्पिटल में ही मारपीट शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी दौरान मालूम हुआ है कि मतूफी अस्मा बेगम नामपल्ली कांग्रेस के लीडर फिरोज खान के घर की मुलाजिमा थी। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद फिरोज खान ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर मालूमात हासिल की।
किसान कर्ज मुआफी स्कीम की 15 अगस्त को तकमील होगी, भट्टी विक्रमार्का ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 15 अगस्त तक किसानों की कर्ज मुआफी स्कीम पर अमलावरी मुकम्मल हो जाएगी। खम्भम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने से रियासत में इंदिरम्मा राज के आगाज से अवाम मुतमईन हैं। कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जजात की मुआफी का वादा किया गया था। 15 जुलाई को इस सिलसिले में जियो जारी किया गया और 18 जुलाई को 1 लाख रुपए तक के कर्जजात माफ किए गए, जिसके तहत 6,983 करोड़ की इजराई अमल में आई। उन्होंने कहा कि जुलाई में दूसरे मरहले के तहत कर्ज मुआफी स्कीम के तहत 6,190.20 करोड़ जारी किए गए। उन्होंने बताया कि 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज मुआफी के लिए 16,29,000 खानदानों में 12,279 करोड़ की इजराई अमल में आई। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 2 लाख रुपए तक कर्ज मुआफी स्कीम पर अमलावरी 15 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगी। इंदिरम्मा राज में शफाफियत के साथ स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि 15 अगस्त को खम्भम के वायरा असेंबली हल्के में कर्ज मुआफी से मुताल्लिक जलसे आम मुनक्किद होगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर, रियासती वज़रा और अरकान असेंबली शिरकत करेंगे। तेलंगाना में हर मुस्तहिक खानदान को नया राशन कार्ड, शहरी इलाकों में 2 लाख और दही इलाकों में 1.5 लाख सालाना आमदनी की तजवीज़। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स की जराई के सिलसिले में तफसीली जायजा लेने के बाद यह फैसला किया है कि शहरी और दही इलाकों के मुस्तहिक खानदानों को नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दही इलाकों में रहने वाले खानदान की सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपये, 3.5 एकड़ तरी या 7.5 एकड़ खुश्क अराजी रखने वाले खानदान को नया राशन कार्ड जारी करने की तजवीज़ है, जबकि शहरी इलाकों में राशन कार्ड के लिए सालाना आमदनी 2 लाख रुपये मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में जमीन की मिल्कियत के बजाय सालाना आमदनी का पैमाना रखा गया है। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए जो हद आमदनी की तजवीज़ काबीनी सब कमेटी ने मुकर्रर की है, इस पर बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी अवामी नुमाइंदों की राय हासिल की जाए। इस सिलसिले में महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो रियासत के तमाम अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुक़न्नना को मकतूब रवाना करते हुए उनकी राय हासिल करें। हैदराबाद में ईरानी चाय की कीमत 25 रुपये। हैदराबाद में शोहरत याफ्ता ईरानी चाय की कीमत में अब 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। शहर के कई होटलों में ईरानी चाय अब 25 रुपये में 1 कप फरोख्त की जा रही है। होटल मालिकान का कहना है कि चाय की पत्ती, पकवान गैस, दूध की कीमतों में इजाफे के अलावा लेबर चार्जेस में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से वो चाय की कीमत में 5 रुपये का इजाफा करने के लिए मजबूर हैं। होटल मालिकान ने बताया कि ग्राहक जायका तब्दील होने पर चाय इस्तेमाल नहीं करते और होटल मालिकान को बातें सुनाते हैं। इस वजह से जायके के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, चुनांचे कीमत में इजाफा नागुज़िर हो गया है। हैदराबाद से बेरोजगारी के खात्मे के लिए हुकूमत पुरअज़्म, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। पुराने शहर हैदराबाद में एक अहम पेशरफ्त के दौरान रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज और आबपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि कांग्रेस हुकूमत इस इलाके से बेरोजगारी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है और हमारी हुकूमत सोसाइटी फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन एंड ट्रेनिंग इन ट्विन सिटीज़ यानी सेटविन और दीगर इदारों का इहा करते हुए इस इलाके से बेरोजगारी के तदारुक के लिए कोशा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के साथ आज सदर नशीन सेटविन एन गिरिधर रेड्डी की तकरीबी हलफबरदारी में शिरकत की। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए एन उत्तम कुमार रेड्डी और दामोदर राज नरसिम्हा ने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत पुराने शहर को तरक्की याफ्ता और खुशहाल इलाके में तब्दील करने के लिए अपने वादे को पूरा करने पर यकीन रखती है। सेटविन और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के इह्या के साथ साथ खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को दोबारा फाल और वकारगर्द बनाते हुए इसके जरिए पुराने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देने का इरादा रखती है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात से पहले जारी करदा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में अक़लियतों के बारे में बड़े वादे किए गए हैं। उन्होंने इस बात की निशानदही की है कि पुराने शहर में बेरोजगारी की शरह 21% है, जो एक तशवीशनाक अमर है और 20 से 24 साल उम्र के नौजवानों में ये शरह 45% बताई गई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने यकीन दहानी कराई है कि कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद की तरक्की के जामे मंसूबे के हिस्से के तौर पर सेटविन का इहा करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत हैदराबाद के लिए रवा बजट में 10,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि इन फंड्स के जरिए सेटविन और खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बशमूल शहर के दीगर इदारों को मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कांग्रेस सेटविन की अजमत रफ्ता बहाल करने और पुराने शहर में मियारी तरक्की के लिए अपना पूरा ताउन देगी। 24 रियासतों में तूफानी बारिश का अलर्ट। उड़ीसा के 10 अजला में सैलाब की वार्निंग। आमदोरफ्त पर ज़बरदस्त असर। पूरे मुल्क में कई दिनों से अलग अलग मुकामात पर ज़ोरदार बारिश और लैंडस्लाइड के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से ज़बरदस्त जानी और माली नुकसानात का सामना है। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने मुल्क की 24 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में अगले एक हफ्ते तक तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मशरक़ उत्तर प्रदेश और करीबी इलाकों, राजस्थान और जुनूबी झारखंड और पड़ोसी इलाकों में कम दबाव का
इलाके के ठीक ऊपर तूफानी हवाओं का जोर बना हुआ है, जिसकी वजह से मौसलाधार बारिश का इम्कान है। जिन रियासतों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश के नाम शामिल है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, साहिली आंध्र प्रदेश और शुमाल मशरक के सभी 7 रियासतों में भी जोरदार बारिश हो सकती है। मोदी ने वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को केरला के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया। मिस्टर मोदी सुबह नई दिल्ली से केरला पहुंचे। इलाके के फिजाई सर्वे के दौरान मिस्टर मोदी के साथ केरला के चीफ मिनिस्टर पी विजयन भी थे। फिजाई सर्वे के बाद मिस्टर मोदी ने ज़ाती तौर पर आफतज़दा इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। राहुल गांधी ने वायनाड जाने के फैसले के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का केरला में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा वायनाड का दौरा करने के उनके फैसले पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इन्हें यकीन है कि तबाही को देखते हुए वो इसे कौमी तबाही का ऐलान करेंगे। विदिशा का सूर्य मंदिर दरअसल बेजा मंडल मस्जिद है। एएसआई के खत के बाद हिंदू तंजीमें नाराज। मध्य प्रदेश के भोशाला के बाद अब विदिशा मंदिर मस्जिद का तनाज़ा सामने आया है। दरअसल यहाँ वाक़ विजय सूर्य मंदिर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1951 के गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए बेजा मंडल मस्जिद करार दे दिया है। एएसआई के इस खत के बाद हिंदू तंजीमें नाराज हो गई हैं और इस सिलसिले में विजय मंदिर मुक्ति सेवा समिति के अरकान ने कलेक्टर को अर्जदाश्त सौंपते हुए बेजा मंडल को मस्जिद बताए जाने पर एतराज़ जाहिर किया है। वाज़ेह हो कि दहाइयों से हिंदू अक़ीदतमंद नाग पंचमी पर इस मुकाम के बाहर मजहबी रसूमात की अदायगी करते थे। इसी सिलसिले में कुछ तंजीमों ने इहाते में दाखिला और पूजा करने की इजाज़त मांगी, जिस पर जिले मजिस्ट्रेट ने लोगों के मुतालबे से जुड़े खत को एएसआई के पास भेज दिया। इसके बाद एएसआई ने खत का जो जवाब दिया, इससे तनाज़ा पैदा हो गया। एएसआई ने 1951 के गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए इस मुकाम को बेजा मंडल मस्जिद की शक्ल में दर्जाबंदी की है। झोपड़ी में रहने वाले मुसलमानों पर बांग्लादेशी दरअंदाज कहकर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश में हिंदू रक्षा दल की दहशतगर्दी। दाएं बाजू के इंतहा पसंद के एक ग्रुप ने गाजियाबाद में एक रेलवे स्टेशन के करीब रहने वाले मुसलमानों पर बांग्लादेशी दरअंदाज होने का इल्जाम लगाते हुए हमला किया। यह हमला हिंदू रक्षा दल के अरकान ने किया, जिसमें कई मुसलमान जख्मी हुए और उनके आर्जी मकानात यानी झोपड़ियां तबाह हो गईं। यह हमला जो शाम 7:30 बजे के करीब हुआ, इस हमले की क़यादत हिंदू रक्षा दल के सदर पिंकी के नाम से मशहूर भूपेंद्र चौधरी ने की। वो और उनके तकरीबन 20 हामी झोपड़ियों पर उतरे और वहाँ के रिहायशों पर गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन होने का इल्जाम लगाया। पुलिस के मुताबिक ग्रुप ने बांग्लादेश मुखालिफ नारे लगाए और उन्होंने मकानात में तोड़फोड़ की और रिहायशों पर हमला किया, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। सब इंस्पेक्टर संजय कुमार जो करीब ही ड्यूटी पर थे, उन्होंने इत्तला दी है कि वो अपनी टीम के साथ जाए वकू पर पहुंचे ताकि पिंकी और इसके हामियों को बांग्लादेश मुखालिफ नारे लगाते हुए कुछ मुसलमानों के साथ बदसलूकी और हमला करते हुए पाया। संजय कुमार ने अपनी शिकायत में कहा कि मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की कि ये लोग बांग्लादेश से नहीं हैं, लेकिन वो इन्हें मारते रहे और इनके मकानात को नुकसान पहुंचाते रहे। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने तस्दीक की कि रिहायशी बांग्लादेशी शहरी नहीं थे। मिश्रा ने कहा झोपड़ियों में रहने वाले शाहजहांपुर से हैं, बांग्लादेश के नहीं। मिश्रा ने मजीद कहा कि पुलिस मुजरिमों के खिलाफ कौमी सलामती एक्ट यानी NSA के तहत मुकदमा दर्ज करने पर गौर कर रही है। ASP कावीनगर अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिंकी और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत फसादात, रजाकाराना तौर पर चोट पहुंचाने और दीगर जराइम के इल्जाम में FIR दर्ज की गई है। हफ्ते को पुलिस ने इस वाक़े के अहम मुलजिम पिंकी को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे डाल दिया। इन इल्जामात में मजहबी जज्बात को मुश्तइल करने के लिए जानबूझकर कार्रवाइयां भी शामिल है, क्योंकि मुतासिरीन को उनकी मुस्लिम शनाख्त की वजह से निशाना बनाया गया था। ऐसे जाहिल हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदुस्तानी बाशिंदों को बांग्लादेशी कहकर पीटने वालों पर फुटा सुप्रिया श्रीनेत का गुस्सा। बांग्लादेश में जारी बहरान का असर अब हिंदुस्तान में भी दिखाई देने लगा है। हिंदुत्व ब्रिगेड के जरिए बांग्लादेशी कहकर कुछ हिंदुस्तानी मुसलमानों की पिटाई का मामला सामने आया है, जिस पर कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने भोले भाले मुसलमानों की पिटाई करने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऐसे जाहिल हिंदू हो ही नहीं सकते। दरअसल 9 अगस्त को गाजियाबाद के गोलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर मुखिम मुसलमानों को बवक्त शाम लोगों के एक ग्रुप ने हमला कर दिया था। मोदी हुकूमत की हर घर तिरंगा मुहिम पर कांग्रेस ने याद दिलाई तिरंगा और RSS की तारीख। मरकज की मोदी हुकूमत ने यौम आज़ादी के पेश नज़र एक बार फिर हर घर तिरंगा मुहिम चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और BJP को RSS की तिरंगा से मुताल्लिक़ तारीख याद दिलाई है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि नॉन बायोलॉजिकल वज़ीर-ए-आज़म इस कौमी अलामत को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे उनके नज़रियाती कुंबे ने तवील मुद्दत से नामंजूर किया है, क्योंकि उनकी पार्टी की कोई तारीख और अलामत नहीं है जिसे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान अपना मान सके, खासतौर से इस दिन जब हिंदुस्तान और इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत छोड़ो तहरीक की सालगिरह मना सकते हैं, जिसमें आरएसएस ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। जयराम रमेश ने वजीर आजम और आरएसएस को कटघरे में खड़ा करते हुए लिखा है कि नॉन बायोलॉजिकल वजीर आजम ने एक और हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की है। तिरंगे के साथ आरएसएस के रिश्तों की मुख्तसर तारीख देखिए। इसके बाद उन्होंने 4 निकात में आरएसएस और तिरंगा की तारीख बयान की है, जो इस तरह है। नंबर 1, आरएसएस के दूसरे चीफ एमएस गोलवालकर ने अपनी किताब बेंच ऑफ थॉट्स में कांग्रेस के तिरंगे को कौमी परचम की शक्ल में अपनाने के फैसले की तनकीद की थी। इसे फिरकावाराना और सिर्फ बहकने और नकल करने का मामला करार दिया था। नंबर 2, आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर ने 1947 में लिखा था कि तिरंगे को हिंदुओं के जरिए कभी अपनाया नहीं जाएगा और ना ही इसका एहतराम किया जाएगा। लफ्ज 3 अपने आप में एक बुराई है और 3 रंगों वाला परचम यकीनी तौर से बहुत बुरा नफ्सियाती असर पैदा करेगा और मुल्क के लिए मुजिर है। नंबर 3, साल 2015 में आरएसएस ने कहा कि कौमी परचम पर भगवा रंग ही वाहिद रंग होना चाहिए, क्योंकि दूसरे रंग फिरकावाराना नजरियात की नुमाइंदगी करते हैं। नंबर 4, आरएसएस ने 2001 तक अपने हेडक्वार्टर में मुस्तकिल तौर से तिरंगा नहीं लहराया और जब 3 नौजवानों ने इसके अहाते में परचम लहराने की कोशिश की, तब जबरदस्ती करने का जुर्म बताकर इन पर मामला दर्ज किया गया। सीतारमण ने बैंकों के कम होते डिपॉजिट पर तशवीश का इजहार किया, इख्तिराई मसनूआत लाने का मशवरा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने बैंकों में डिपॉजिट्स में कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए हफ्ते को कहा कि बैंकों को कुछ इख्तिराई और पुरकशिश पोर्टफोलियो लाने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों में रकम जमा करने की तरफ राग़िब हों, क्योंकि इस वक्त लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए स्टॉक मार्केट समेत बैंकों से अच्छे कई ऑप्शंस हैं। मोहतरमा सीतारमण ने यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अराकीन की मीटिंग में शिरकत की। ये मीटिंग मरकजी बजट 2024-25 और फाइनेंस बिल की मंजूरी के फौरन बाद हुई। इसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक के दीगर बोर्ड मेंबरान ने भी हिस्सा लिया। मोहतरमा सीतारमण ने मीटिंग के बाद नामानिगारों को बताया कि बैंकों को डिपॉजिट फंड जमा करने के लिए मुनफरिद और पुरकशिश स्कीमें लानी चाहिए। इनका कहना था कि डिपॉजिट और कर्ज एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और बतदरीज डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों को कवर बैंकिंग यानी बुनियादी कारोबार पर तवज्जो देने की जरूरत है। इसमें जमा रकम इकट्ठा करना और जिन्हें फंड की जरूरत है इन्हें कर्ज देना शामिल है। इराक़ में लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम 9 साल और लड़कों की 15 साल, पार्लियामेंट में बिल पेश। इराक़ी हुकूमत ने पार्लियामेंट में लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 18 से कम करके 9 साल करने का बिल पेश किया है। इस मुसव्वदा बिल के मुताबिक लड़कों की शादी की उम्र 15 साल कर दी गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच के कारकुन सारा संपन्न ने खदशा जाहिर किया है कि इराक़ हुकूमत की तरफ से पेश किया गया यह नया बिल मुल्क को पसमानदगी की तरफ धकेल देगा। उन्होंने कहा कि इस बिल से शहरियों की बुनियादी हुकूक को नुकसान पहुंचेगा। इराक़ में शुरू से ही बड़े पैमाने पर बच्चों की शादियों के इल्जाम लगाए जाते रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल मुल्क में 20 से 24 साल की उम्र के 28% बच्चों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई है। इसके अलावा 7% बच्चों की शादियां 15 साल उम्र में हो गई है। जापान में सुनामी या मेगा क्विक के अंदेशे से खौफ की लहर, 3,20,000 लोगों की जान खतरे में। जापान में गुज़िश्ता 8 अगस्त को रेक्टर स्केल पर 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसने लोगों में दहशत पैदा कर दी थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ज़लज़ले में हलाकतें भी हुई हैं और कई इमारतों में शिगाफ पैदा होने की खबरें भी सामने आई हैं। इस ज़लज़ले के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि एक खौफनाक ज़लज़ले का सामना जापान को करना पड़ सकता है। दरअसल साइंसदानों ने एक खौफनाक तंबीह जारी की है, जिसमें बताया गया है कि जापान में गुज़िश्ता दिनों आया ज़लज़ला बिफोर शॉक यानी ज़लज़ले से पहले आने वाला झटका हो सकता है, यानी आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। सुनामी के साथ साथ मेगा क्विक का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है और तकरीबन 3,20,000 आवाम की जान को खतरा लाहक है। इतना ही नहीं, अगर सुनामी या मेगा क्विक यानी बड़ा ज़लज़ला आया तो मुल्क की मईशत को 126 लाख करोड़ का नुकसान भी पहुँच सकता है। जापानी महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते आए ज़लज़ले से मुस्तकबिल में इससे भी बड़े ज़लज़ले का अंदेशा बढ़ गया है। यह अलर्ट 2011 के बड़े ज़लज़ले के बाद बनाए गए एक नए सिस्टम के तहत दिया गया है। मार्च 2011 में जापान में अब तक का सबसे खतरनाक ज़लज़ला आया था, जिसमें तकरीबन 16,000 अफराद की मौत हो गई थी। इस ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर तकरीबन 9 थी। अब इससे भी बड़े ज़लज़ले का खदशा जाहिर किया गया है, यानी मेगा क्विक ऐसा ज़लज़ला हो सकता है जैसा कि जापान में कभी महसूस नहीं किया गया। 10 मीटर या इससे ज़्यादा की सुनामी लहरें भी कुछ ही मिनटों में आ सकती है। वाज़ेह है कि 11 मार्च 2011 को जापान में आए 9 शिद्दत वाले ज़लज़ले को ग्रेट ईस्ट जापान ज़लज़ले के नाम से जाना जाता है। इस ज़लज़ले के बाद आई सुनामी और न्यूक्लियाई बहरान में तकरीबन 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 2,500 से ज़्यादा लोग लापता हुए थे और 6,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हुए थे। इस ज़लज़ले में 1,23,000 से ज़्यादा घर भी तबाह हो गए थे और तकरीबन 10 लाख घरों को नुकसान पहुंचा था। सुनामी की वजह से 70% इलाके पानी में गर्क हो गए थे। 2011 में इस ज़लज़ले के सबब 200 से 360 अरब डॉलर का नुकसान भी जापान को हुआ था।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।